हाँ भाई, राम राम। अब देखिए अपन बात, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। फाइल लगा दी। हाँ, कल अपन बात कर रहे थे भ्रूण अवस्था की, और भ्रूण अवस्था में आपने पहली जो अवस्था है भ्रूणिक अवस्था, उसके बारे में पढ़ लिया था। क्लियर? तो यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है कि आपका जो ये जाइगोट बना है यहाँ पर, ये जाइगोट अगर कहाँ चिपक जाता है, प्लेसेंटा से चिपकता है, लेकिन चिपकता दीवार से है ना। एंडोमीट्रियम, ये गर्भाशय की आंतरिक त्वचा होती है, और ये एक पोषक परत होती है बेटा। कैसी होती है? पोषक परत होती है, जिससे कि जो बच्चा गर्भ में पलेगा उसको वो पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा। समझ आई बात? तो इसमें बेस्ट प्रोटीन्स होती हैं, ये कोई अब वो नहीं होती है, खराब प्रोटीन नहीं होती है। अब जब इसका यूज नहीं है तो इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है? तो ये सिर्फ धार्मिक मान्यताएं मान लो या हिंदू माइथोलॉजी मान लो, इसके कारण ये कह दिया है कि उस दौरान लेडीज को रेस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि उससे काम न करवाया जाए। तो अब कोई ना कोई बहाना बनाए, जैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए तो पेड़ों को देवताओं का रूप मान लिया। पीपल है, अब पीपल मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है ना, उसको काटेंगे तो बहुत सारा ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा, तो पीपल देवता बोल दिया। औरतों कह दिया ये देवता है, इसको पूजो, पूजने लग गई। ठीक है? बहुत सारे है ना, मतलब ये ऐसे थे। तो ये कुछ निमित्त बनाए जाते थे, माध्यम बनाए जाते थे, जिससे कि एक क्या लगे, समाज का बैलेंस बना रहे। ऐसे ही कुछ चीज़ों तक ये हद तक सही भी है, लेकिन जब धार्मिक मान्यताएं बेवकूफ़ लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं, समझ रही बात है, तो फिर उसको स्वरूप ही अलग दे देते हैं। है ना कि इस वक्त आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है तो आप अपवित्र हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। अरे भगवान ने आके मना किया है क्या? शरीर तो शरीर है, इस शरीर के इतनी गंदगी भरी पड़ी है। अगर आपको पेट चीर कर बाहर से अगर अंदर का माहौल दिखा दिया जाए ना, तो आदमी पगला जाए कि अपने अंदर ऐसे। ये तो शुक्र मनाओ त्वचा का, है ना, इसका कलर ठीक ठाक होता है, ओके, इसमें आकर्षण होता है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? अंदर का माहौल बड़ा गंदा है, और यहाँ का माहौल नहीं, यहाँ का भी बहुत गंदा है। अगर वास्तविकता में प्रक्षेपी विधियों का उपयोग करते हुए आपके आंतरिक अचेतन मन को बाहर निकलवा देना, तो पता चलेगा यार कितना खतरनाक है? हाँ, तो ये आपका, इसको प्लेसेंटल फेज भी कहते हैं। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं, किसकी? भ्रूणीय की। अब इस अवस्था में, ये अवस्था कितने वर्ष की, कितने आयु होती है? 14 से 60 दिन की, है ना, यानी कि 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की होती है। अब इस जो भ्रूण विकसित हो रहा है, इसके आकार में क्या होती है बेटा? वृद्धि। और इसका आकार मतलब आपकी जो ये है, इतने आकार का, लाइक के यो बन जाता है। ठीक है? और अब इसमें विभेदन शुरू हो जाता है। छोटे छोटे अंग, अंग का मतलब सिर, धड़ और उदर, सिर, वक्ष और उदर, ये 3 भागों में क्या होता है? बंटने लग जाता है यो। तो इसमें अंगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। लेकिन इन अंगों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जिनको मतलब स्पष्ट देखा तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो इसमें आपका अंगों के आकार का विकास हो जाता है। फिर जैसे ही हम भ्रूण अवस्था में आते हैं, तो इस अवस्था में अब नए अंगों का विकास नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
नए अंगों का विकास नहीं होता है, लेकिन जो अंग पहले से विकसित हो चुके हैं, जो अंग पहले से विकसित हो चुके हैं, उनके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब इसमें आकार में वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे अंगों के आकार के साथ साथ स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। याद रखना, 3 महीने के बच्चे में लगभग हृदय की धड़कन बनने लग जाती है, और 4 महीने में तो बच्चे के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है साफ साफ। इसका मतलब कुछ लोग जब बेवकूफ़ी से एबोर्टिव पील्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई महिला भाई उसको लगता है कि इस समय प्रेगनेंसी गेन करना, कंसीव करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा मेरे कैरियर के हिसाब से या मेरे किसी भी हिसाब से, कि मुझे लगता है कि मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, और हो सकता है कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन फैमिली प्लानिंग में नहीं लिया हो और बेबी कंसीव हो गया, तो वो इस अनवांटेड चाइल्ड को क्या करती हैं, मतलब अबोर्ट करती हैं। और उस अबोर्ट करने के दौरान अगर वो 3 महीने का इसके अंदर ग्रोथ है, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन किलिंग है। मतलब आप एक जीवित मानव का क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। आप समझ में आया की बात? इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है PCPNDT एक्ट, प्री नेटल डिटरमाइनिंग टेस्ट। ठीक है, जन्म पूर्व गर्भ की जांच दंडनीय क्या है? अपराध है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, है ना, 51 सेक्शन C में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि हाँ ऐसा करना क्या है? अपराध। नंबर 2, जो अबोर्टिव पील होते हैं, है ना, उन अबोर्टिव पील में आर्सेनिक होता है। क्या होता है बेटा? आर्सेनिक। और आर्सेनिक क्या करता है? आपको ध्यान हो, माइटोकॉन्ड्रियल ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। तो जब भी अबोर्टिव पील्स ली जाती है तो वहाँ एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, नंबर 2 आर्सेनिक क्या कर देता है? उस जीव को मार देता है। और फिर उसके अंदर क्या की जाती है? उस कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है HCG हार्मोन का, और वो फिर उस क्लोट के साथ वो कट जाता है और क्लोट के साथ क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। हो सकता है अगर हेल्थ अच्छी नहीं हो लेडीज़ की, तो उसको परमानेंट बांझ होने का खतरा हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कम चांसेज होते हैं हालांकि, क्योंकि शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन अगर पहले से ऑलरेडी शरीर की ग्रोथ क्या है? कमज़ोर है, तो दिक्कत हो सकती है। उसके अंदर स्टेरिलिटी आ सकती है, फर्टिलिटी गायब हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आवाज़ बढ़वाएं, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है तो आवाज़ बढ़ाओ, लग रहा है काम आ सकता है कभी। हाँ, तो ये ध्यान रखेगा, इसके अकॉर्डिंग आप हत्या करते हैं, इसलिए प्रिकॉशंस हमेशा अपनाने चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज फिर भैया अगर हो गया है तो हो गया, है ना, अब पापा बनो, बढ़िया बात ये है ना। और जो समझे वो भी ठीक है, जो नहीं समझे वो भी समझ गए हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। ओके, ठीक है। तो ये अंगों का तो 3 से 4 महीने में हृदय की धड़कन सुनाई देने लग जाती है। 5 माह के आसपास भ्रूण के सारे अंग ठीक उसी प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं जिस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी। फिर इसके अंदर 3 प्रकार की क्या होती हैं? परतें होती हैं, है ना। एक एंडोडर्म होती है, एक एक्टोडर्म होती है, और एक क्या होती है? मीजोडर्म। तो एंडोडर्म एक्टोडर्म की बात करें तो बाह्य त्वचा होती है, और बाह्य त्वचा में एक तो ये बाल, एक त्वचा और एक नाखून। ठीक है, दूसरी बात अंदर चलो तो एंडोडर्मिस से क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, हार्ट है, ये किससे बने? एंडोडर्म। और बीच में बच गया उत्तक। कौन सा? संयोजी उत्तक, जोड़ने वाला बीच वाला होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लड। और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड रक्त कणिका, सॉरी रक्त, क्योंकि रक्त सबसे बड़ा संयोजी उत्तक है, क्योंकि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा रहता है, पूरी बॉडी को ये जोड़ता है। हाँ या ना? संयोजी उत्तक है कि नहीं है? अरे कनेक्टिव टिश्यू यही है। और इसकी जो वेन्स हैं, सिरा और धमनियाँ, कैपिलरीज जो हैं, वो किसके अंदर आएगी? मेजोडर्म के अंदर आएगी। जन्म के 30 मिनट तक अंदर अंदर बच्चे की गर्भनाल को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? उसके बाद हो सकता है जो मम्मी के अंदर का यूट्रस है वो सेप्टिक कंडीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संपर्क में आया है, तो उसके यूट्रस के अंदर सेप्टिक मतलब मवाद वगैरह है, इन्फेक्शन होने का पूरा चांस हो जाता है।
अब जब पूरा चांस होगा तो वो ब्लड की सप्लाई बच्चे के अंदर भी तो जा रही है कि नहीं जा रही है, तो उसको अच्छे तरीके से क्या कर देना चाहिए, नाभि नाल को कट कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा समय ले लेते हैं तो औरत के यूरेथ्रा में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। तभी तो कई लंबे समय तक दवाइयाँ दी जाती हैं औरत को, ऐसे थोड़ी होता है। सौंफ क्यों खिलाई जाती है, अजवाइन क्यों खिलाई जाती है, क्योंकि दीज आर नेचुरल एंटीबायोटिक्स, और ये त्वचा कोशिकाओं को मेंटेन करती हैं, पुनर्जीवित करती हैं, और स्किन को आप सौंफ खाओ, आप अजवाइन खाओ, है ना, महिला को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी को रिजुवेनाइल करना होता है, पुनर्जीवित करना होता है, तो अंदर का जो इन्फेक्शन है वो खत्म ऐसे होता है। इसी वजह से गोंद भी इसीलिए खिलाया जाता है, ताकि ताकत बने, कोशिकाओं की संख्या में क्या, गोंद खिलाते हैं ना गर्भवती महिला के बाद में, है ना, प्रेगनेंसी के बाद। क्यों लाली, सही कह रहा हूँ? अरे यार इसमें मतलब कोई अलग बात पूछी कि मैंने, बहुत सामान्य बात नहीं पूछी। बोलो छोरो खिलाते कि नहीं खिलाते, तो देखो इन्होंने नहीं खाया तो भी कह दिया हाँ खाते हैं। अच्छा आजकल तो इतना फील करने लगे कि जैसे हमारे साथ ही हो रहा है। कितना गजब तरीके से सुनते हैं आप लोग, है ना। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये मतलब ऐसा भी वैसे हो सकता है, कितना शांत से सुन रहा है, जैसे जैसे फील कर रहे हो कि हो रहा है। ठीक है, तो इस 30 मिनट के लिखो इसको। लिखो बेटा, विकास की अवस्थाएं, उसमें पहली अवस्था लिखो भ्रूण अवस्था। पहली अवस्था लिखें भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था, ये ठीक है। लिखो, यह विकास की प्रथम अवस्था है। यह विकास की प्रथम अवस्था है। ठीक है, जो कि 0 से 9 माह, तो सब मैसेज का फ़ॉन्ट बड़ा कर दो ना, यहाँ से दिखता नहीं है दूर। यह 0 से 9 माह, 9 माह और या 0 से 280 दिन की होती है। 9 माह या 0 से 280 दिन की होती है। इस समय अवधि को 9 या 10, इस क्या समय अवधि को 9 या 10 चंद्र दिवस अवधि भी कहते हैं। 9 या 10 चंद्र दिवस अवधि भी कहते हैं। 9 या 10 चंद्र दिवस अवधि भी कहते हैं। इस अवस्था के 3 भाग होते हैं। इस अवस्था के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। उसमें पहला लिखेंगे अपन भ्रूणिक अवस्था। भ्रूणिक अवस्था, भ्रूणिक अवस्था, यह 0 से 2 सप्ताह, यह 0 से 2 सप्ताह या 14 दिन की होती है। 14 दिन की होती है। इस अवस्था में नर व मादा युग्मक
नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होकर, उठाओ भाई, आजकल का कोई भरोसा नहीं है, लाइन कहाँ मिलते कहाँ मिल जाए। हाँ, तो समय रहते रिश्तों को संभाल लो। सही कह रहा हूँ ना? वरना अब तुम नहीं उठा रहे हो, फिर आगे कोई और नहीं उठाएगा। टिट फॉर टैट होता है। आगे लिखो क्या, नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होकर द्विगुणित संरचना, द्विगुणित, दो गुणित, द्विगुणित, इतना टफ भी नहीं बोला, द्वि गुणित, द्विगुणित संरचना जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। जायगोट या किसका, युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जायगोट, यह जायगोट निषेचन नलिका से निकलकर, यह जायगोट निषेचन नलिका से निकलकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। यह जायगोट निषेचन नलिका से निकलकर किससे, गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। ठीक है, तथा जिस स्थान पर जुड़ता है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। जिस स्थान पर जुड़ता है वहां क्या क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहा जाता है। इसलिए इस अवस्था को प्लेसेंटल फेज, इसलिए इस अवस्था को प्लेसेंटल फेज या प्लेसेंटल फेज या अपरा, 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 अपरा अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इस अवस्था को प्लेसेंटल फेज या क्या, एपेरा, ठीक है, अपरा अवस्था भी कहते हैं, अपरा अवस्था भी कहते हैं। लिख लिया। इस अवस्था को डिंब अवस्था, क्या, इस अवस्था को डिंब, कौन सी अवस्था बेटा, डिंब अवस्था, डिंबावस्था या संयुक्ता अवस्था, क्या बोलते बेटा, संयुक्ता अवस्था भी कहते हैं, संयुक्ता अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को डिंबावस्था या संयुक्ता अवस्था भी कहते हैं, संयुक्ता अवस्था भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो पहली हो गई। उसके बाद नंबर 2 लिखो, भ्रूणी अवस्था। भ्रूणी अवस्था यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, यह क्या, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह या 14 से 60 दिन की होती है, 14 से 60 दिन की होती है। इस अवस्था में विकसित हो रहे भ्रूण में
विकसित हो रहे भ्रूण में, इस अवस्था में 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, क्लियर। अब 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, 8 सप्ताह का मतलब 56-57 दिन, तो लगभग हो गया 60। वो एक एग्जैक्ट सप्ताह में तो ऐसे लिखेंगे ना, अब 8.5 सप्ताह तो नहीं बोलेंगे, 8.5 सप्ताह है ना। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह या क्या 14 से 60 दिन की होती है। इस अवस्था में विकसित हो रहे भ्रूण में समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है, समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है। अंगों का निर्माण हो जाता है, लेकिन अंगों के आकार में, लेकिन अंगों के आकार में अंगों के आकार में क्या उठाओ बेटा, अंगों का आकार अत्यंत छोटा होता है। लेकिन अंगों का आकार क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। दो से 3 माह की उम्र में, 2 से 3 माह की उम्र में हृदय की धड़कन बनने लग जाती है। देखो, बनने लग जाती है और सुनने लग जाती है, अंतर है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बनने लग जाती है, तथा तथा 3 माह पश्चात धड़कन को सुना जा सकता है, तथा 3 माह पश्चात धड़कन को क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। सुना जा सकता है, क्लियर। फिर लिखो, नेक्स्ट लिखो, भ्रूण अवस्था भ्रूण अवस्था या गर्भ अवस्था यह 60 से 280 दिन, 60 से 280 दिन या 8 सप्ताह से 40 सप्ताह, 8 सप्ताह से क्या 40 सप्ताह तक होती है। 8 सप्ताह मतलब वही 56 दिन, और 280 दिन में 7 का भाग दोगे तो 40 सप्ताह आते हैं, ठीक है। 40 सप्ताह तक होती है। इस अवस्था में किसी नए अंग का विकास नहीं होता, किसी नए अंग का विकास नहीं होता, लेकिन इसमें पहले से विकसित हो रहे, लेकिन इसमें पहले से विकसित हो रहे अंगों के आकार में वृद्धि होती है, अंगों के आकार में वृद्धि होती है। अंगों के आकार में वृद्धि होती है। 4 महीने के आसपास हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। 4 महीने के आसपास हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। पांच महीने के आसपास 5 महीने के आसपास
विकसित हो रहे भ्रूण के विकसित हो रहे भ्रूण के अंग ठीक उसी प्रकार, विकसित हो रहे भ्रूण के अंग ठीक उसी प्रकार कार्य करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्य करने लगते हैं जिस प्रकार एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, जिस प्रकार एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। इसमें 3 परत का निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इसमें 3 परत का क्या होता है, निर्माण होता है। 3 परत का निर्माण होता है। पहला लिखो एक्टोडर्म, लिख लोगे? लिखूं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। फिर दूसरा शब्द आएगा, देखो ये बोला तो मीजो जाएगा ना, ये मीसोडर्म को क्या बोलते हैं? ये अंग्रेजी है ना, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है। ओके, हाँ, तो ये मीसो ऐसे है, मीसोडर्मा ना, मीजोडर्म मध्य त्वचा ना, और एक पहले यही लिखना आपको, अभी नहीं लिखना है ना, बाद में लिखना है ना। और एक आएगा एंडोडर्म। तो पहला लिखो एक्टोडर्म, यह बाह्य स्तर है। अच्छा, लड़ लड़ा के इधर करवा ही लिया है ना काम, स्टूल से इधर खिंचवा लिए। क्यों? कल सुबह गए थे है ना? हाँ, वेरी गुड। सीखो, अधिकार लेना, मिलते नहीं है, छीने जाते हैं। सही बात है ना? और किसका अधिकार मर गया? किनको ऊपर जाना पड़ा? अच्छा, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ लड़के होते ही अच्छे हैं, है ना? पता नहीं क्या क्या त्याग देते हैं इंसान के, है ना? कितने अच्छे होते हैं लड़के। क्यों भाई, सही बात है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? लड़के दिल के सबसे अच्छे होते हैं, भोले भी होते हैं, बेवकूफ भी होते हैं, लेकिन होते अच्छे हैं। अब लड़कों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, भगवान ने बनाई ऐसी है, तो हरकत तो करेंगे, वो एक अलग इश्यू है ना? मैं कई बार पूछता हूँ, है ना, कि भाई लड़के अच्छे होते हैं, तो लड़कियों को थोड़ा सा ऐसा होता है, अरे गुरुजी तुम भी क्या बात कर रहे हो, लड़के कहाँ से अच्छे होते हैं? होते हैं ना लड़के अच्छे? हाँ, ये पहली लड़की ऐसी है जिसने ये कहा कि लड़के अच्छे होते हैं। क्लैपिंग करो इस गुड़िया के लिए। वरना हमेशा ये सुना है लड़के लड़के ऐਵੇਂ ही होते हैं, है ना? मैंने जब कई बार पूछा है तो कहते अरे गुरुजी लड़के भी बहुत बकवास होते हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हारे भाई भी बकवास ही होगा फिर? हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रही हो? जोर से बोलूं? जोर से बोल। होने वाले होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है, होने वाले क्या, लड़के सभी अच्छे होते हैं, थोड़ा बहुत नादानियां होती हैं। कोई बात नहीं है। टेम्परेचर एसी का 50-25 से ऊपर करवा दिया करो सर ऑलरेडी, ताकि बार बार बंद चालू वाला लफड़ा ही ना रहे। ये महानुभाव कौन है? प्रकाश जी कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं क्या? 25 तो इसका टेम्परेचर करवा दें, फिर तुम्हारा टेम्परेचर और हाई रहता है, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। ज़्यादा टेम्परेचर ठीक नहीं होता बॉडी का। हाँ, ये हो गया। लिखो एक्टोडर्म, ये बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा है।
ठीक है। इसमें बाल नाखून व त्वचा का निर्माण होता है। बाल नाखून व त्वचा का निर्माण होता है। बाल नाखून व त्वचा का निर्माण होता है। क्लियर। दूसरा लिखो बेटा, मीजोडर्म। मीजोडर्म यह मध्य त्वचा है, मध्य स्तर है। यह मध्य क्या है, मध्य स्तर है। इसमें रक्त तथा रक्तवाहिनियां, ऐसे लिखो, रक्तवाहिनियां और रक्तवाहिनियां और मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, एंडोडर्म। एंडोडर्म यह आंतरिक स्तर है। आंतरिक स्तर है। इसमें आंतरिक अंग जैसे लीवर, जैसे क्या, लीवर, किडनी, आहारनाल आदि शामिल होते हैं। आहारनाल आदि शामिल होते हैं। आहारनाल आदि शामिल होते हैं। क्लियर। फिर नोट डाल के लिखो, लिखें, बच्चे के जन्म लेने के 30 मिनट पश्चात, बच्चे के जन्म लेने के 30 मिनट पश्चात गर्भनाल को प्लेसेंटा को सावधानी पूर्वक अलग कर देना चाहिए। अलग कर देना चाहिए। अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अलग कर देना चाहिए। इस समय अंतराल को, जो 30 मिनट का समय अंतराल, इसको परच्यूनेट टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परच्यूनेट टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, परच्यूनेट टाइम कहते हैं। तो इसको फ्री कर दो, इसको, है ना, बेबी हो गया है ना। हाँ, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, अब लिखो दूसरी अवस्था, शिशु अवस्था। क्या लिखोगे, शिशु अवस्था या शैशवावस्था। ऐसा तो कोई नहीं है कि शिशु अवस्था करवा दूं फिर तुम मुझसे पूछो कि गुरुजी शैशवावस्था कब करवाओगे। नहीं, मेरे से पूछा था एक सवाल ने, अपने वाले में भी पूछा था शायद, कि मैंने करवा दी शिशु अवस्था पूरी, किशोरावस्था भी करवा दी, सारी करवा दी। उसके बाद कहता है एक बच्चा मेरे को, सर वो शैशवावस्था तो करवाई नहीं आपको।
है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना ना, शिशु अवस्था और शैशव अवस्था एक ही बात है। शिशु अवस्था या शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, इसी को इन्फेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, ठीक है। और इन्फेंसी स्टेज में नियोनोट्स का, किसका? नियोनोट्स का या न्यूटेनी, न्यूटेनी होते हैं नवजात शिशु, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर? ये 0 से लेकर 5/6 वर्ष की होती है। जो सार्वभौमिक वर्गीकरण है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोल के अनुसार, रोस के अनुसार, ठीक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, मैडम हरलोक के अनुसार उनका वर्गीकरण नहीं करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो अपने सिलेबस में है, कई बार क्या होता है कि हम इतने डाटा, इतना फैक्ट्स कर लेते हैं कि फिर बच्चा पजल्ड हो जाता है, वहाँ से सवाल बनता नहीं है, तो मैक्सिमम फैक्ट्स दिमाग में चलते हैं तो वो घूम जाता है सारा मामला। अब किसी कोल के अनुसार होगा तो कोल सैनिक को याद रह जाएगा, कोल सैनिक हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, हरलोक का भूल जाओगे। ये वो वर्गीकरण है जिसको सार्वभौमिक मान्यता है। क्या है? और नॉर्मली यही स्टेज का टाइमिंग माना जाता है, बाकी नहीं माना जाता है। वो किसी व्यक्ति विशिष्ट ने कहा है, वो अलग बात है। जैसे रोज के वर्गीकरण में कोल से नहीं तो 0 से 2 वर्ष को ही क्या माना है? शिशु अवस्था माना है। उसके बाद 2 से लेकर 10 वर्ष तक क्या माना है? बचपनावस्था माना है। फिर किशोरावस्था माना है, तो वो वर्गीकरण अलग है। ओके, अब इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। एक है प्राक शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था। इसी को प्राथमिक शिशु अवस्था क्या बोलते हैं? प्राथमिक शिशु अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था का उम्र होती है 0 से लेकर 3 वर्ष। क्या होती है? 0 से लेकर 3 वर्ष। क्लियर? ठीक है। इस पे सवाल नहीं बनाता है वो सवाल यहां बनाता है, इसको बोलेंगे उत्तर शिशु अवस्था। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तर शिशु अवस्था। क्या बोल दिया? लेट इन्फेंसी स्टेज। और इसी को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। और इसकी उम्र जो होती है वो हो जाएगी 3 से लेकर 6 वर्ष। कितनी जाएगी? 3 से लेकर 6 वर्ष। और यहीं पर वो मैक्सिमम सवाल बना रहा है। और इस उम्र वर्ग को यहाँ पर इसके लिए वो एक नाम लेता है, वो कहता है कि खिलौनों की आयु। किसकी आयु बेटा? खिलौनों की आयु है। क्या है? खिलौनों की आयु है। तो 3 से 6 वर्ष को हम क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। अब सवाल बनाएंगे 4-5। देखो, खिलौनों की आयु है। क्या है बेटा? खिलौनों की आयु है। खिलौनों की आयु है। तो ऑप्शन ए क्या लिखेंगे? शिशु अवस्था। क्या लिखेंगे बेटा? शिशु अवस्था। ऑप्शन बी प्राक शिशु अवस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी 4 नंबर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। क्या जाएगा? पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा सही? पूर्व बाल्या अवस्था। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद दूसरी सवाल यही है। क्या हुआ? सवाल क्या है? यही है। ऑप्शन बदलेंगे। ओके? शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और उत्तर शिशु अवस्था। तब उत्तर क्या हो जाएगा बताओ?
उत्तर शिशु अवस्था। यहां तक ठीक है? ओके। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ऑप्शन यही है, सवाल यही है, यही है। और ऑप्शन एक है शिशु अवस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी क्या है? किशोरावस्था। और ऑप्शन डी है प्राक शिशु अवस्था। अब उत्तर क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि ये जो एज वर्ग है वो तो ये कहलाता नहीं है, लेकिन शिशु अवस्था में ये एज वर्ग शामिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये वाला कह देंगे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन का समझ विकसित हो रही है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि चाहे वो पूर्व बाल्यावस्था कह दे, चाहे वो उत्तर शिशु अवस्था कह दे, चाहे वो शिशु अवस्था कह दे, याद रखिएगा जब पूर्व बाल्य या उत्तर शिशु अवस्था है तब उत्तर शिशु अवस्था नहीं होगा, तो उसको क्लियरली डिफाइन है कि एज 3 से 6 वर्ष की होगी। और एज 3 से 6 वर्ष है तो उसको उत्तर बाल्यावस्था या क्या कहेंगे, सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शिशु अवस्था ही कहेंगे। यस और नो? अब समझ बताओ, किसी को डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो बेटा, जो दिमाग में आ रहा है वो सारा पूछो। हाँ एक मिनट बेटा, जब तक सवाल पूरा नहीं होगा किसी को भी कोई चर्चा या कुछ नहीं कहना, आराम से बोलने दो इनको। ठीक है, हाँ तो खेलने की अवस्था तो जाके कहाँ आ जाएगी? बाल्यावस्था में आएगी, वो तो आगे आएगी ना, चर्चा हो जाएगी। एक थोड़ा ना ना हंसना नहीं है, किसी का भी पूछे गए सवाल पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, हंसना नहीं है। बहुत मुश्किल से सवाल पूछने की हिम्मत आती है इंसान में। वो तुम भी हो सकते हो और तुम भी हो सकते हो, इस मामले में नहीं बेटा। हंसी मजाक एक अलग चीज है, काम के मामले में हरकतें गलत नहीं। वो मैं बहुत 100% प्रोफेशनल इंसान हूं, मैं उस मामले में खुद की भी नहीं मानता हूं, खुद के लिए भी। पैर सूज के इतना मोटा हो जाता था यूं, और इसी क्लासरूम में 6 घंटे तो इसी क्लासरूम में पढ़ाता था मैं। हाँ, V4 V6, और मतलब बैठा रहता था चेयर पे और लिखवाता रहता था, पढ़ाता रहता था। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, खड़े होकर भी पढ़ा देता था टूटे पाँव में। तो बेटा वो क्योंकि ये अपना एक जो उद्देश्य से मूल पढ़ने वाला है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। हंसी मजाक एक पार्ट है क्लास का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत मुश्किल से, पहली बात आप बोल लेते हो, बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अगर आप लोगों ने दांत निकाल दिए फालतू में, है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। इंसान सोचता है कि यार मैं पूछूं या नहीं पूछूं, है ना, तो वो उससे फिर एक इमेज खराब होती पूरी क्लास की। जिस बैच की शुरुआत मैं करता हूँ वो खराब बैच होता ही नहीं है, उसको होने ही नहीं देता हूँ, ये ध्यान रखना। लास्ट तक जब तक मैं रहूँगा तब तक तो ये मामला बिल्कुल फिट चलेगा। बाद के गुरुजी जाने और वो जाने, क्योंकि सही बात है। पूछ लेना आप किसी बच्चे से, जब तक क्लास में रहते हैं तब तक तो ट्रैक बिल्कुल 100% सही चलता है। बाद में पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, पंख हो जाते हैं पूरे के पूरे, ऐसे पूरे बाज की तरह उड़ने लग जाते हैं। मैं तो कई बार कह भी देता हूँ टीचर्स को, यार ऐसा क्या है जो बच्चे कंट्रोल नहीं होते। आप सही रहिए, बच्चे सही रहेंगे। कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर रह जाती हैं। अब सुनो बेटा, खिलौनों की आयु और खेलने की आयु अलग अलग है बेटा। खेलने की आयु बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। खिलौनों से खेलने की आयु अलग है और खेलने की आयु अलग है। खेलने में मांसपेशियां शामिल हो जाएंगी, खिलौनों से खेलने में जो गतिविधि हाथ पैर करेंगे खुद व्यक्ति करेगा, उसके स्थान पर कौन करता है? खिलौना, ठीक है। तो खेलने की आयु और खिलौनों की आयु ये अलग अलग है। वो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, वो पूर्व बाल्यावस्था नहीं है।
वो तो आगे मैं समझाता ना, बाल्यावस्था थे तभी सवाल को ले लेता हूँ। ये समझ में आ गया बेटा? बताओ किसी को दिक्कत हो? पहला क्या है, खिलौनों का ये शिशु अवस्था नहीं होगा, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? देखो मैंने ये इसीलिए पहले ये लिखा, क्या लिखा? उत्तर शिशु अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था, ये सर नो, ठीक है ना? और या क्या 3 से 6, अब 3 से 6 वर्ष को क्या बोलते हैं? खिलौने की आयु। तो यहाँ स्पष्ट 3 से 6 वर्ष है कि नहीं है? यहाँ 3 से 6 वर्ष है कि नहीं है? ये 3 से 6 वर्ष नहीं, 0 से 1 तो ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके अंदर तो 0 से 6 तो शामिल होगी कि नहीं होगी? तो अब उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है पूर्व बाल्यावस्था है, क्या है बेटा? पूर्व बाल्यावस्था है। अब पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे तो ऑप्शन ए शिशु अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ध्यान से सुन लो, ऑप्शन सी किशोरावस्था, और ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शिशु अवस्था। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब सवाल यही है, ऑप्शन सुनो, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उत्तर शिशु अवस्था। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? उत्तर शिशु अवस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था क्या है? 3 से 6। जब ये नहीं हो तो उत्तर ये, और अगर ये दे रखा है तब उत्तर ये नहीं होगा, क्या होगा? ये उत्तर होगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से वो मतलब कभी ना कभी लगभग क्या कर रहा है, सवाल पूछता जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ तो इसको सवाल के फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ, ताकि बच्चे को ध्यान रहे कि मुझे इन चीज़ों पे क्या करना है, ध्यान देना है ना। वरना तो सीधे लिखवाता है तो उत्तर बाल्यावस्था इसको कहते हैं, तो फिर वो सिर्फ थ्योरी बन जाती है, और जब क्वेश्चन के रूप में वो निकाल लेता है तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर के रूप में सेट हो जाता है। हाँ, ऐसा से भी होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर शिशु अवस्था के नामों की चर्चा करें, है ना। तो शिशु अवस्था के नामों के अंदर बात करें तो एक तो ये विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी थी? भ्रूण अवस्था। तो विकास की तो कौन सी है? दूसरी अवस्था। और बाल विकास की क्या हो जाएगी बेटा? प्रथम अवस्था। ये सीखने का आदर्श काल है। क्या है बेटा? सीखने का आदर्श काल है। क्यों? क्योंकि 6 साल तक बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है वातावरण से, और सबसे अच्छा सीखता है। बच्चे के 3 से 6 वर्ष में तो सबसे ज्यादा सीखता है, क्योंकि सीखने में चिंतन शामिल हो जाता है, जिज्ञासा का मान बहुत ऊपर हो जाता है, और बच्चा मैक्सिमम सीखता है। तो सीखने का आदर्श काल है। इसको अनौपचारिक शिक्षण काल अवस्था भी कहते हैं। अनौपचारिक क्यों? क्योंकि मम्मी पापा से, है ना, बिना किसी टाइम टेबल के, बिना किसी संस्था के सीखने लगता है, तो क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षण काल अवस्था, ठीक है। ये पराश्रित भाव की अवस्था है। किसकी अवस्था है? पराश्रित। ये मम्मी पापा पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। क्लियर? इसके साथ साथ ये तरुण अवस्था है। तरुण अवस्था का मतलब कोमल अवस्था। क्या होती है? कोमल अवस्था। इसके साथ साथ इसको हम मनमोजी अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मनमोजी अवस्था भी कहते हैं। दूसरी बात, ये पूर्व प्राथमिक, क्या बेटा? पूर्व प्राथमिक। प्राथमिक स्कूल कब जाता है आदमी? 6 साल का। कब जाता है? 6 साल का। और 6 साल से पहले की अवस्था तो क्या कहलाएगी? पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक अवस्था। क्या कहलाएगी? पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीवन से अनजान की अवस्था, इसको कोई मतलब नहीं रीट का फॉर्म लगाना है कि नहीं लगाना, मेंस के एग्जाम कब होगी, है ना। तो जीवन से अनजान की अवस्था क्या होती है बेटा? जीवन से अनजान की अवस्था होती है, इस बात को ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये एक तो चिंतन रहित अवस्था होती है। क्या होती है? चिंतन रहित अवस्था होती है। दूसरा, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब देखो मैं एक एक चीज को बताऊंगा।
अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। और इसी को हम क्या कहेंगे, स्वलीन चिंतन की अवस्था भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्वलीन चिंतन की अवस्था भी कहेंगे। ठीक है, जीवन में खतरों की अवस्था इनको। अब बात आती है चिंतन रहित अवस्था। तो याद रखें, प्राक शिशु अवस्था में, किसमें, इसमें किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता है। तो प्राक शिशु अवस्था को क्या कहते हैं, चिंतन रहित। क्योंकि 3 साल से पहले बच्चे में किसी प्रकार का चिंतन नहीं पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चिंतन रहित अवस्था। 3.5 साल से लेकर 4 साल के बीच में बालक स्वयं पर फोकस करने लग जाता है। किस पर, स्वयं पर फोकस करता है। और स्वयं पर फोकस करता है तो बच्चे में कौन सा चिंतन पाया जाएगा, स्वलीन चिंतन। ऑटिस्टिक थिंकिंग पाई जाती है खुद पर। तो कई बार बच्चा अपने आप खेलता है। तो एक छोटा बेबी है, एक बड़ा 3-3.5 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा अपने खिलौने से अपने आप ही खेलता रहता है, मस्त रहता है। तो अपन क्या कहते हैं, ओ तो मत ही खेल है। मत ही खेल है का मतलब समझो इस बात का, अब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जब व्यक्ति सोचना शुरू करता है तो वो खुद से सोचना शुरू करता है, वो अपने आप पर सोचना शुरू करता है। सेल्फ फोकस्ड, स्वयं पर केंद्रित, अवधान खुद पर होता है, दूसरों पर नहीं। उसकी दुनिया में वो खुद ही है और कोई नहीं है, ये चिंतन होता है। जब ऑटिस्टिक चिंतन, स्वलीन चिंतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा आगे चलकर, अगर ये गुण बना रह गया ना, तो आगे चलकर न तो वो समाज को कुछ समझेगा, न माँ बाप को कुछ समझेगा। माँ बाप का और समाज का महत्व जीरो। और वो हर काम अपने लिए करेगा, स्वार्थी होगा भयंकर तरीके से, और उसके लिए कोई भी इमोशंस, कोई वैल्यू नहीं रखेगा। बचपन में जब मम्मी पापा का ढंग से प्यार नहीं मिलता है या एक व्यवस्थित तरीके से सामाजिकता उसको प्राप्त नहीं होती है, तो बालक में ऑटिस्टिक चिंतन आगे तक चला जाता है और वो भयंकर नार्सिसिस हो जाता है। नार्सिसिज्म भयंकर अवस्था में आ जाता है और फिर वो दुनिया से खेलता है, उसको कोई मतलब नहीं है, यूज एंड थ्रो, मामला खत्म। समझ रहे हो बात को। ऐसे बच्चों में सामाजिकता का अभाव होता है, वो किसी को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बच्चों में जब स्वलीन चिंतन हो जाता है तो हमें इन बच्चों को अब समाज के दायरे में ले जाना चाहिए। किसके दायरे में, अब समाज के दायरे में लेके जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आएगा, तो जो उसका सोचने का तरीका खुद पर था वो डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा, यस और नो, डाइवर्जन आएगा। तो धीरे धीरे वो मान लीजिए अपने दादाजी की अंगुली पकड़ के वो बाहर गया, उसको गाय दिखी, खरगोश दिखा, बिल्ली दिखी, वो देखेगा उनको, तो उसका देखो ध्यान पहले खुद पर था, अब अलग अलग चीज़ों पर सोचना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे वो क्या बनेगा, सामाजिक बनने। ए मैडम जी ऐसा तो ना चला अपनी क्लास में, ना ना, ध्यान से देख, यहाँ कोई बेवकूफ शब्द लिखा हुआ है कि मेरे माथे पे, भाई नहीं लिखा ना, समझते क्यों हो, है ना। हाँ, क्या कर रहे थे आप, कुछ नहीं कर रहे थे, अब तो कुछ कर करा लो, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जिंदगी निकल जाएगी फिर क्या करोगे। हाँ, अरे ये खुले पैसे वाली आदत मत बनाओ, फिर तुमको दे दे रे बाबा। और फिर कहीं बस स्टैंड पे या कहीं 200 फीट बाईपास है, यहाँ मिलते हैं बहुत सारे लोग, है ना, वो आशीर्वाद देते रहते हैं। 10 रुपए का या 20 रुपए का नोट अलग से रखना पड़ता है, वो जाने नहीं देते, उनके पास खुले पैसे खूब होते हैं। तो ये ताली इतनी ज्यादा मत बजाया करो, है ना, मुझे डर है, मुझे डर है तुम ना रहो। है ना, और तुम ना रहोगे तो वो ना रहेंगे, याद रखना। बतिया लो 2 मिनट, है ना, बाद में करते हैं काम। बात कर लो आपस में, पहला टीचर हूं जो बोल रहा है कि बात कर लो, है ना।
थैंक यू। अब देखो हम क्या करते हैं, या इस अंजलि कुमार को या तो बंद, उसको समझा दो तरीके से, मैं इसको ब्लॉक करवा दूंगा वहां बोल के। अपन अभी बेटा तू ये मैसेज बंद करना बंद कर दे, मैं वरना तुम्हें सलटवाने वाला हूँ। फालतू बात कर रही है यार, ज्ञान दे रही है कि सर पढ़ाओ। कल भी नेगेटिव कमेंट किया था इसने, नहीं पढ़ा रहा, जा कर ले, क्या करेगी, फालतू बात कर रही है यार, यार नाटक कर रहे हैं फालतू का। पता नहीं यार कहाँ से उठ के आ जाते हैं सुबह सुबह। कल भी ज्ञान दे रही थी, आज भी ज्ञान दे दिया। ब्लॉक टेगा इसको, फालतू में बकवास कर रही है। काहे को यार, अपने को अपनी जिम्मेदारी बता रही है, खुद की समझो। अगर मैं ही नहीं पढ़ाता ना तो फिर शायद कोचिंग में पढ़ाता भी नहीं है कोई, ये भी निश्चित बात है। ये बेटा मैं हरजस के गीत गा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ बैठने आना वहां पर, बावड़ी बात कर रही है। अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा वेटेज दे रहा हूँ, बाद में मैं वेटेज देना ही बंद कर दूंगा, रिप्लाई देना ही बंद कर दूंगा, फिर सोचो कि यार मेरे साथ तो बुरा हुआ है ना। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, काहे को नाटक फालतू में ज्ञान देना यार। तुम्हारे जैसे पता नहीं बच्चे कितने पढ़ के लग गए, कितने उल्टी बात करके। हाँ तो बच्चा क्या करता है, स्वलीन चिंतन से फिर धीरे धीरे बच्चा जब समाज के संपर्क में आएगा, क्या आएगा, धीरे धीरे समाज के संपर्क में आएगा तो सामाजिकता का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और सामाजिकता का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो सामाजिक होगा। तो अब उसके चिंतन या सोचने का स्तर बाकी अन्य लोगों पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो। तो धीरे धीरे बच्चे में चिंतन, सही वास्तविक चिंतन शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि बच्चे की उम्र क्या है, छोटी है, इसलिए वो तर्क युक्त चिंतन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, तर्क नहीं होता है लेकिन चिंतन होता है। तो ये चिंतन कैसे कहलाएगा, तो जो 3 शब्द लिखे थे तीनों को बता दिया है। पहले कौन सा होगा, चिंतन रहित अवस्था होती है, चिंतन करता ही नहीं। दूसरा फिर कौन सा आएगा, स्वलीन चिंतन। और फिर कौन सा आएगा, अतार्किक। कैसा आएगा, अतार्किक। क्लियर है बात, ठीक है। अब पहले अपने इनको लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे और फिर एक एक करके इसकी विशेषताएं करेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ओके लिखो। लिखो शिशु अवस्था या शैशवावस्था, लिखें। इन्फेंसी लिख लो, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, ओके। लिखो 0 से 5/6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। लिखो यह 2 भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। जैसे मैंने लिख रखा है ना, प्राक शिशु अवस्था है ना, या प्राथमिक शब्द है ना, ये कौन सा लिखोगे, प्राथमिक शिशु अवस्था है ना। ये बांट दो दोनों, फिर एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे ना। इसकी अवस्था लिख लेंगे यहाँ पर, प्राक शिशु अवस्था, प्राथमिक शिशु अवस्था 0 से 3 वर्ष, उत्तर शिशु अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तीन से 6 वर्ष।
दोनों लिखने के बाद में फिर वो सवाल लिखना शुरू करेंगे अपन। लिख लिया? पहला सवाल लिखो, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु। ऑप्शन लिखो, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्य अवस्था। उत्तर कर लेना बेटा, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा लिखें, सेम यही ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा, ऊपर वाले तीनों ऑप्शन भी सेम रहेंगे, है ना? तुम्हें पूरा लिखना है, ये तुम भी मेरी तरह कर लो, ठीक है? और ऑप्शन 4 नंबर क्या बेटा? उत्तर शिशु अवस्था, ठीक है ना? इसको राइट कर लेना। फिर सेम यही ऑप्शन रहेगा, क्लियर? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्राक शिशु अवस्था। अब उत्तर क्या हो जाएगा? शिशु अवस्था, ठीक है? फिर सवाल लिखेंगे नेक्स्ट। 3 चीजों पे तो हो गया, क्लियर है? ठीक है। अब लिखेंगे पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, प्राक शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है? इसको कोई बात नहीं, प्राक शिशु अवस्था,
शिशु अवस्था, कोई नहीं मैं बोल रहा हूं वो भी लिख लो ना, प्राक शिशु अवस्था। दूसरा ऑप्शन क्या लिखोगे? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और क्या? किशोरावस्था। तो बताओ क्या बन जाएगा? शिशु अवस्था ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कौन से वाला बेटा? खिलौनों की आयु है, यही खिलौनों की आयु को कितना बोलते हैं? 3 से 6 वर्ष। और 3 से 6 वर्ष को क्या बोलते हैं? उत्तर शिशु अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ क्या लिखा है बेटा अपन ने? खिलौनों की आयु, शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था, फिर क्या है? बाल्यावस्था। ओके, तो बाल्यावस्था की तो उम्र कितनी होती है? 6 से 11, तो ये तो होगी ही नहीं। इसकी उम्र कितनी है? 0 से लेकर 6 वर्ष, चलो ये हो सकती है, संभावना है। फिर प्राक शिशु अवस्था क्या होती है? 1 से लेकर 3, ये नहीं हो सकती, हो जाएगी क्या? नहीं। फिर पूर्व बाल्यावस्था कितनी है? तो सही राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा सेम यही था सवाल, और ऑप्शन क्या था? शिशु अवस्था, प्राक शिशु अवस्था, बाल्यावस्था। और देखो पूर्व बाल्यावस्था का नाम क्या है यहां पर देखो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर शिशु अवस्था। क्लियर है? अब हमने क्या दिया? खिलौनों की आयु को शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है। और यहां पहले हम क्या उत्तर और पूर्व बाल्य दे रहे थे, इसके स्थान पर मैंने कौन सा दे दिया? ये वाला नाम लिख दिया। तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 से 6 वाली आयु होती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ये तो होगा नहीं। फिर अपने को क्या काउंट करना पड़ेगा? क्योंकि शिशु अवस्था के अंदर पूर्व बाल्यावस्था भी शामिल है। ठीक है। अब यहां पूर्व बाल्यावस्था का एक सवाल हो गया। दूसरा पूर्व बाल्यावस्था है, बताओ मैंने क्या क्या बोला? 1 मिनट मुझे वापस रिकॉल करो भाई, देखना पड़ेगा। प्राक शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तूने उत्तर किशोरावस्था कैसे लगा लिया? देखो कॉपी भी यही दिखा रहा है आगे। तो क्या आ जाएगा उत्तर बताओ? कौन कौन से ऑप्शन दिखाए थे आपने? कहां बनाए? तो नहीं तूने? पहली बात तो इसमें क्या लिखा था? प्राक शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और, अरे पहला सवाल क्या लिखा था? पूर्व बाल्यावस्था है, प्राक शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और, तो इसमें तो उत्तर हो जाएगा शिशु अवस्था। पहले पहले जो सवाल यहां लिखा है। दूसरा लिखो पूर्व बाल्यावस्था है, और उसमें कुछ लिखाया था क्या? लिखो शिशु अवस्था, पहला ऑप्शन लिखो शिशु अवस्था, लिख लिया। दूसरा लिखो बाल्यावस्था, फिर लिखो किशोरावस्था, सेम सवाल वही है, पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? शिशु अवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, लिख लिया। तीसरा किशोरावस्था, और चौथा उत्तर शिशु अवस्था। चौथा क्या हो जाएगा? उत्तर शिशु अवस्था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर? ठीक है। अब देखो उत्तर शिशु अवस्था के स्थान पर और क्या लिख सकता है वो? पूर्व बाल्यावस्था तो सवाल ही है। ठीक है। वो लिख सकता है खिलौनों की अवस्था। किसके लिख सकता है? खिलौनों की अवस्था। 5 सवाल हो गए, इसके अलावा कोई अलग प्रारूप बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है। अब लिखो शिशु अवस्था के नाम।
शिशु अवस्था के नाम। शिशु अवस्था के नाम, उसमें लिखें पहला विकास की द्वितीय अवस्था है, विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था है। फिर है बाल विकास की प्रथम अवस्था, बाल विकास की प्रथम अवस्था। फिर है सीखने का आदर्श काल। हाँ भाई, क्योंकि बालक का विकास जन्म के बाद से होता है। कल समझाई थी ये बात तो यार, कल आए थे आप? हाँ, देखो कितने सारे बैठे, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा ना। क्यों पूछा आपने? कल नहीं आए थे, है ना? जबकि कल चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भकाल से। तो गर्भकाल से विकास शुरू हो गया, तो विकास की पहली अवस्था तो क्या होगी? गर्भकाल अवस्था। और बाल विकास, बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि पेट के अंदर गर्भ कहलाता है और पेट के बाहर आने के बाद बालक कहलाता है, इसलिए इसको बालक की बाल्यावस्था की पहली क्या अवस्था, बाल विकास की पहली अवस्था बोलेंगे। ठीक है? हाँ, आगे लिखो। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। फिर है अनौपचारिक शिक्षण काल अवस्था, अनौपचारिक शिक्षण काल अवस्था। नहीं 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 उठेगी, हु मत करना ना, नहीं उठेगी वो हाथ लगाएगी, उठेगा तब उठेगी वो ना, ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, कैसे तो हु कैसे करने लग जाओ ना, फिर सोचा कि वो बोतल अपने आप उठ जाए, कभी नहीं उठी आज तक। हाँ, लिखो। प्राश्रित भाव की अवस्था, अनौपचारिक शिक्षण काल अवस्था। ठीक है? फिर है पराश्रित भाव की अवस्था, पराश्रित भाव की अवस्था। यार छींक आ रही थी, पूरी नहीं आई। हाँ, अब छींक आ रही थी, मैं कुछ सोचने लग गया तो बीच में रुक गई। हाँ, तब तक माइक ऑफ कर रहा था तो तुम्हें सुन गई। हाँ, लिखो फिर मनमोजी अवस्था, मनमोजी अवस्था। मनमोजी अवस्था। फिर लिखो मातृत्व शिशु रक्षण काल अवस्था। मातृत्व लिखो पहले तो, मातृत्व शिशु, मातृत्व शिशु रक्षण काल अवस्था, मातृत्व शिशु रक्षण काल अवस्था, शिशु रक्षण काल अवस्था। क्लियर? उसके बाद लिखो पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक, पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक शिक्षण काल अवस्था, मतलब प्रारंभिक से पहले की, पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक शिक्षण काल अवस्था। फिर लिखें जीवन का तरुण काल। अब एक सेकंड रुक जाएं बेटा, पेन ड्रॉप करें। एक होता है तरुणाई काल, ठीक है, और एक होता है तरुण काल। दो चीजों को समझें। तरुणाई काल होता है किशोरावस्था, पबर्टी एज, जिसमें बालक में नई नई उमंगे, नए नए चाव, है ना, हर चीज के चाव, उमंग ये पैदा होता है, उसको बोलते हैं तरुणाई अवस्था। जैसे एक पौधा बड़ा होता है और जब बसंत ऋतु आती है तो उसके अंदर नई नई, हमारी तरफ बोलते हैं कुपड़, कुपड़ जानते हो? जैसे नई नई पत्तियां आती है ना छोटी छोटी, जैसे किसी पौधे पर, नीम के पेड़ पर देखना, या
तो वो ग्रीन कलर की नहीं होती, हल्की नीली ग्रीन होती हैं। साइकोविलिन्स होते हैं उसमें, साइकोफाइनिन होता है ना, या फाइकोबिलिन्स होते हैं जो नीले कलर को, है ना, शाइनिन शब्द नीले के लिए होता है। तो उसमें वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो नई नई पत्तियां, तो वो नई नई उमंगों को प्रदर्शित करता है कि हाँ अब नए नए विचार आ रहे हैं, तो उसको तो बोलते हैं तरुणाई अवस्था। क्लियर? तरुणाई अवस्था किशोरावस्था में है, तरुण अवस्था शिशु अवस्था में। तरुण का मतलब होता है कोमल, तो बच्चा सॉफ्ट होता है, छोटा, ठीक है। धीरे धीरे मस्कुलर वेट बढ़ता है, मस्कुलर गेन होता है, तब जाके क्या होता है, वो स्ट्रोंग होता है। तो अंतर याद रहेगा, तरुण अवस्था और तरुणाई अवस्था, ठीक है। जीवन का तरुण काल लिखो, क्या लिखा आपने? जीवन का तरुण काल या कोमल अवस्था, कोमल अवस्था, कोमल अवस्था, सॉफ्ट एज, ठीक है। फिर लिखो जीवन से अनजान की अवस्था, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, आराम से ठाठ से सोता है। जीवन से अनजान की अवस्था, जीवन से अनजान की अवस्था। फिर लिखें चिंतन रहित, चिंतन रहित, लिख लिया। फिर दूसरा लिखो स्वलीन चिंतन, चिंतन रहित, और क्या लिखोगे? स्वलीन चिंतन, लिख लिया। स्वलीन चिंतन, और ऑब्लिक लगा दो, कौन सा बोलो? थोड़ा सोचो। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये क्रम था ना, पहले चिंतन रहित, फिर स्वलीन चिंतन, और फिर क्या? अतार्किक। उसके बाद में जैसे 6 साल का हो जाएगा तो जीन पे आ जाएगी, तीसरी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, मूर्त तार्किक चिंतन, है ना, तो तार्किक चिंतन आ जाएगा। और जैसी चौथी अवस्था आएगी तो वो क्या आ जाएगा? अमूर्त तार्किक चिंतन। देखो अमूर्त तार्किक और अतार्किक में अंतर है। ये अतार्किक छोटी एज में आ जाता है, तर्क रहित, तर्क ज्यादा नहीं देता, ज्ञान नहीं देता ज्यादा। अमूर्त तार्किक होता है चौथी अवस्था में 12 से, तो चौथी अवस्था हो जाएगी किशोरावस्था, तो किशोरावस्था मूर्त तार्किक चिंतन होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। फिर लिखें संस्कार निर्माण की अवस्था, संस्कार निर्माण की अवस्था, संस्कार निर्माण की अवस्था, लिख लिया। एक है घड़ने की अवस्था, घड़ना होता है ना, कुम्हार घड़ा घड़ता है ना, घड़ना, बनाना। तो छोटे बच्चे को जिस रूप में ढालना चाहो वैसा ढाल सकते हो। आपको उसको अच्छी आदतें सिखानी, अच्छी आदतें बना दो, अगर आपको ढंग का नहीं बनाना है ना, तो जैसा तुम सिखाना चाहो वैसा सिखा दो, वो सीख जाएगा। तो ये होता है घड़ने की अवस्था। आगे लिखो खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। और एक लिखो कल्पनाशील जीवन का प्रारंभ, कल्पनाशील जीवन का प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ। एक सेकंड भाई, बोला जो उसके बाद लिखो कल्पनाशील जीवन का क्या? प्रारंभ काल। और एक लिखो काम प्रवृत्ति,
का प्रारंभन काल, काम प्रवृत्ति या लिबिडो प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति या प्रारंभन, काम प्रवृत्ति का प्रारंभन काल या लिबिडो का प्रारंभन काल। तो 5 से 6 वर्ष में बच्चे में क्या जाता है, लिबिडो। हालांकि लिबिडो तो बच्चे में जन्म लेता है उसके बाद से शुरू हो जाता है। काम प्रवृत्ति या लिबिडो प्रवृत्ति का प्रारंभन काल, ठीक है। लिबिडो समझाऊंगा 2 दिन बाद, है ना। जब सिगमंड फ्राइड पढ़ाऊंगा तो 6 घंटे का टॉपिक है सिगमंड फ्राइड, उसमें आएगा। अब लिखो विशेषताएं। शिशु अवस्था की विशेषताएं, ये नाम हो गए। हाँ बेटा, किसमें वापस बताऊं? देखो, जब बच्चा 0 से लेकर 3 वर्ष तक होता है तो बच्चे में किसी प्रकार का चिंतन नहीं होता है। जब चिंतन नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, आप बताओ? चिंतन रहित अवस्था, चिंतन नहीं है। जैसे ही 3.5 वर्ष का लड़का होता है, बच्चा होता है, तो 3.5 वर्ष के बच्चे में अब बच्चा अपने आप पर फोकस करने लगता है, खुद पर ध्यान केंद्रित करता है। और यहीं से बच्चे में पहले तो ऑटिज्म आता है, फिर नार्सिसिज्म आता है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का नाम सुना? अहम केंद्रियता। तो ये अहम केंद्रियता के बीच 3.5 साल की उम्र से बोने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप पर क्या करने लगता है, फोकस करने लगता है। ठीक है, तो ये चिंतन कैसा कहलाएगा, आपने बताओगे? कौन सा कहलाएगा? स्वयं पर चिंतन कर रहा है, कौन सा कहलाएगा? स्वलीन चिंतन। हो गया। फिर धीरे धीरे अपन, आप ननिहाल गए हो अपने मामा जी के यहाँ? बचपन में भी गए होंगे। छुट्टियां होती थी या उससे पहले मम्मी जाती थी तो ननिहाल में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, अलग लोगों से मिलते थे। यस और नो? रिश्तों की समझ होती थी, आदमी दूसरी जगह जाता था तो उस एनवायरनमेंट से कुछ नया सीखता था कि नहीं सीखता था। तो ये छुट्टियों में घूमने जाना या नाना जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ जाना, रिश्तेदारी में जाना, तो छोटे बच्चे को क्यों लेके जाते हैं? ताकि बच्चा सामाजिक वातावरण के क्या है, संपर्क में। बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या जहाँ पर भी लेके जाते हैं तो बच्चा चीज़ों को ऐसे देखता है, उसके दिमाग में उन चीज़ों को देखेगा तो संवेदना आएगी कि नहीं आएगी? पहले जिज्ञासा, फिर आएगी संवेदना, और फिर उसकी स्कीमा दिमाग में बनाएगा नहीं बनाए। अगर उसको कुछ पता नहीं है तो किसी पूछेगा, किसी भी अपने रिलेटिव से पूछेगा, अपने जानकार से पूछेगा ये क्या है। अब धीरे से उसके दिमाग में अब क्या आ गया, वो चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब उसने चिंतन करना शुरू किया कि नहीं किया? तो पहले कौन सा चिंतन? चिंतन रहित। दूसरा स्वलीन, और फिर वो सामान्य चिंतन करता है। ठीक है, 6 साल तक क्या करेगा वो? चिंतन अतार्किक रखेगा, चिंतन करेगा। लेकिन वो, अगर आपने घोड़े का नाम गधा बता दिया तो वो गधा नाम याद रख लेगा। वो तर्क नहीं करता है कि नहीं ये तो घोड़ा न होकर क्या है, क्योंकि उसको न तो गधे का पता है न उसको घोड़े का पता है, इसलिए वो तर्क नहीं करता है। वो सिर्फ चीजों को क्या करता है, अंत प्रज्ञा में, इंट्यूटिव फेज में क्या लेता है, स्टोर करता है, स्मृति में। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, राजेंद्र प्रसाद था या अशोक गहलोत था। नहीं, अगर आपने गलती से उसको क्या बता दिया, अशोक गहलोत नाम लिख दिया, तो वो अपनी स्मृति में किसका नाम याद रख लेगा? अशोक गहलोत। इसका मतलब वो क्या नहीं करता है, तर्क नहीं, लेकिन चिंतन तो करता है कि नहीं करता है? चीज़ों को देखता है तो सोचता है ये क्या चीज़ है, तो वो क्या, कौन सी होगी? अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें तर्क नहीं है। जैसे ही 6 साल से 11 साल में आएगा, बाल्यावस्था में आएगा, अब बच्चे का चिंतन मूर्त हो जाएगा। अब वो चीज़ों को देखकर क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तब उसके बारे में क्या करेगा, चिंतन करेगा। तो मूर्तार्किक चिंतन हो जाएगा इसमें बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में जाएंगे तो कौन सा होगा, अमूर्त तार्किक चिंतन। जो चीज़ें वो नहीं देखता है उनके बारे में भी क्या करता है वो। तो आपको ध्यान हो, मैंने अधिगम जब शुरू किया था, ठीक है, थोड़े बच्चे कम थे, अधिगम शुरू किया था, तब मैंने आपको मूर्त और अमूर्त की अवधारणा समझाई थी, है ना। हाथी को देखकर हाथी के बारे में स्कीमा निर्माण करना, और हाथी से तुलना करते हुए किसकी, व्हेल की मैंने आपको संरचना समझाई थी। तो वो कौन सा था, अमूर्त था। जब चीज़ें हमें सामने से दिखाई न दे, उसके बावजूद भी इसकी स्कीमा का क्या करें, निर्माण करें। चलो अब लिखो विषय। हाँ, किस में बेटा?
प्राश्रित भाव, अपन छोटे होते मम्मी पापा पे आश्रित नहीं होते, तो प्राश्रित है। कौन सी? पलटावी चिंतन जब अपन पढ़ेंगे जीन पियाजे तब पढ़ाऊंगा ना यार वहाँ पर, क्योंकि सुनो मेरी बात, यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर चिंतन पे नहीं जाना है, ये सिर्फ नाम अवस्था तक रखना है। फिर पलटावी चिंतन क्या होता है, अपलटावी चिंतन क्या होता है, पारगमनात्मक चिंतन क्या होता है, ऑटिस्टिक, वो तो जीन पियाजे की शब्दावली है। नहीं, वो तो फिर चिंतन के स्वरूप पे चले जाएंगे ना, वहाँ नहीं जाना ना, वो तो जीन प्याजे में जाएगा। 6 घंटे लगेंगे बेटा जीन प्याजे में, रुको ना, बहुत अच्छे से आ जाएगा वो। तुम लोग जितनी सोच, जिस सोच के साथ आए हो ना, उससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। थ्योरी स्टार्ट होने दो एक बार। लिखो विशेषताएं जी। हाँ, चिंतन प्रारंभ 2 से 3 साल से स्टार्ट कर देता है। हाँ, पहले संवेदनाएं विकसित होने लग जाएंगी, पहले उत्तेजना, फिर संवेदना, जिज्ञासा, उसके बाद धीरे धीरे फिर अनुकरण साथ हो जाएगा। तो पहले संवेदना बनती है, मैंने शायद आप पहली क्लास में नहीं आए थे, दूसरी में। हाँ, मैंने आपको संज्ञान का अर्थ समझाया था, है ना। जब बालक देखता है तो सबसे पहले क्या होता है, संवेदना निर्मित होती है ना, जिज्ञासा के कारण। और फिर संज्ञा, जो संवेदना है वो मांसपेशियों को क्या दिलाती है, ऑर्डर, और उसके बारे में जानकर मैं कल वापस बता दूंगा इसको, या 2 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन है, फिर जीन पियाजे स्टार्ट हो जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, लिखो विशेषताएं, लिखो पहली विशेषता लिखो, शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति में, धीरे बोल दूंगा वापस, है ना, शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति में मानसिक विकास की गति में तीव्रता, तो तीव्रता शब्द को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। छोटे बच्चे में मानसिक विकास और शरीर का विकास बहुत तेज गति से होता है, ये याद रखना, ठीक है। लगभग आधा विकास शिशु अवस्था में, क्लियर है। जब 3 साल का आधा विकास हो जाता है और 6 साल तक आते आते बच्चे का ब्रेन का 85% विकास हो जाता है, 6 साल तक। इसका मतलब 6 साल के बाद जो घुटने घिस रहे हो ना तुम लोग अभी तक, उसमें 15% डेवलपमेंट होता है। लिखो दूसरा, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, तीव्रता के बाद कुछ नहीं है, शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट बिंदु है ना, नई लाइन से लिखना है, ओके। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, क्लियर। फिर लिखो कल्पना शक्ति में प्रबलता, देखो अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने, चर्चा करते हैं। कोई ब्लाइंड बच्चा थिंकिंग कैसे करेगा, तो ब्लाइंड बच्चा आप मूर्त चीज को, है ना, केवल आंखों से ही क्यों समझते हो। मूर्तता का पर्याय सुनना भी होता है, स्पर्श भी होता है, सुनना, स्पर्श, सूंघना, चखना, इनसे भी तो होता है ना। केवल देखना ही मूर्तता का पर्याय थोड़ी है, ये तो बताया था मैंने शुरू में, दूसरी या तीसरी क्लास में बता दिया था कि मूर्त का मतलब, कंक्रीटनेस का मतलब केवल देखना नहीं होता है। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, और अब अगर मैं यहां यूं बैठ जाऊं तो भी आप मुझे क्या पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यस और नो। तो ये मूर्त अरे समझा ही तो रहा हूं यार। तो ये मूर्तता किसके माध्यम से हुई,
रेडियो के ऊपर हम कुछ चीज़ें सुनते हैं, जैसे मुझे रेडियो में, जैसे मैंने इतना बड़ा मेरे फ्लैट पे पैनल लगा रखा है, ठीक है, उस पर मूवी वो सारे जितने भी वो होते हैं ना, वो सारे मैंने एक्सेस ले रखे हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम जोन, जो भी है। मैं मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मतलब कीड़ा हूँ, है ना। अभी एक मूवी आई है काफिर, नहीं वो तो आएगी, आई नहीं है, आएगी, है ना वो। अभी एक काफिर मूवी आई है ना, उसको देखना आप। इतनी प्यारी और इतनी सेंसिटिव मूवी बनाई है, अल्टीमेट। उसमें एक जगह, 1 मिनट लूँगा, एक पाकिस्तान की लेडी है, ठीक है, सुनो ध्यान से। पाक अरे रुक जाओ। हाँ, पाकिस्तान की लेडी है, और पाकिस्तान के समाज में वो दिखाया है कि वो लड़की माँ नहीं बन पा रही है, तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है। अब दिक्कत ये है कि कमी लड़की में नहीं है, लड़के में है। वो माँ नहीं बन पा, लड़का इस बात को स्वीकार नहीं रहा है, तो उस लड़की को वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वो लड़की उससे जवाब मांगती है, तो उसको मारता पीटता है। अब वो घर भी नहीं जा सकती, तो वो क्या करती है, पिंडेरी नदी है कोई पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के वहाँ पर, उसमें छलांग लगा देती है, और वो दूसरी शादी कर लेता है वो लड़का। दूसरी के भी बच्चे नहीं होते, होंगे कहाँ से। दिक्कत लड़के में थी। अब वो उस नदी में छलांग लगा देती है आत्महत्या के लिए, और वो नदी से बहकर कहाँ जाती है, इंडिया। और इंडिया के बॉर्डर पर टेररिस्ट अटैक होता है, तो इंडियन आर्मी क्या करती है, 2 आतंकवादियों को मारती है, और उसी के साथ बहकर वो लाश आती है, तो वो लड़की आती है, तो उसको लगता है कि ये आतंकवादियों के साथ आई है, और इंडिया वाले टिका देते हैं उसको जेल में। अब इंडियन जेल में उसके साथ में रेप हो जाता है, कोई जो सिपाही होता है हवलदार, वो मौके का फ़ायदा उठा लेता है। भाई साहब मौके का फ़ायदा उठाएंगे, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। देखो, ह्यूमैनिटी हमेशा अलग चीज़ होती है, देश अलग होंगे, सारी बात है, सभी अपन गलत नहीं है, सभी वो भी गलत नहीं है। राजनीतिक से रोटियां अलग चीज़ होती हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी, वहाँ की जनता ऐसे तो नहीं सारी बेकार है, एक ह्यूमैनिटी के एंगल से सोचो आप, ठीक है। तो अब अपना जम्मू कश्मीर का एक पत्रकार है, वो उसकी कहानी को निकालता है और उसको फिर वो आज़ाद करवाता है उससे, जेल से। तो वहाँ पर जब वो उसका रेप हो जाता है तो 7-8 साल तक रहती, तो अब उसकी एक बच्ची हो जाती है। वो बच्ची क्या है, इंडियन है। क्यों, क्योंकि उसका फादर कौन है, इंडियन, वो हवलदार है। सुनो, अब जब पाकिस्तान, भारत क्या कर देता है, उसको आज़ाद कर देता है कि भाई ठीक है तू तेरे देश जा, तो पाकिस्तानी कहते हैं तू तो आ सकती है, ये 6 साल की बच्ची नहीं आ सकती। सोच के देखो पॉलिटिक्स क्या होती है। बोले क्यों, बोले ये इंडियन है। बोले मेरे यहाँ से पैदा हुई है, मेरी कोख से पैदा हुई है, तो इंडियन कैसे हो सकती है। बोले इसका फादर क्या है, इंडियन, तो इसकी माँ भी तो पाकिस्तानी है। ये बात क्यों सोच रहे हो आप, देखो सोचने की बात है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो अब वो जो पत्रकार है, वो अपने घर पर उसके माँ बाप वगैरह वो क्या नहीं चाहते कि एक पाकिस्तानी को, क्योंकि उस पत्रकार का बड़ा भाई मेजर है और वो पाकिस्तानियों ने मारा हुआ है, तो उसके माँ बाप के दिमाग में उस पाकिस्तानियों के खिलाफ क्या है, नफरत है। वो उस लड़की को घर पे नहीं लाने देना चाहते। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि भाई जब तक ये 15-20 दिन की प्रोसेस चले तब तक वो रहने के लिए जगह तो दे। तो अब वो जो छोटी बच्ची है ना, वो जो पत्रकार दूसरे दिन मॉर्निंग में उनको अपने दूसरे जो एक होगा दोस्त का मकान है वहाँ छोड़ देता है कि आप यहाँ रहो, अपने घर चला जाता है। और जब वो सुबह उनके लिए नाश्ता लेके आता है तो छोटी बच्ची नींद से उठती है, और जब घंटी बजती है तो छोटी बच्ची कहती है मम्मी जल्दी करो, घंटी बज गई नाश्ते की, वरना नाश्ता खत्म हो जाएगा। छोटी बच्ची ने क्या किया कि बच्ची के कंडीशनिंग इफेक्ट था, जेल के अंदर जब घंटी बजती थी तो क्या मिलता था, नाश्ता। और अगर घंटी बजने के बाद थोड़ी देर तक क्या हो जाता है, लेट हो जाएंगे, तो नाश्ता क्या हो जाएगा, बंद। जबकि वो कहाँ रह रही थी, अब मकान पे रह रही, आराम से वो फ्री हो चुके हैं, लेकिन उस बच्चे के अभी भी दिमाग में वो सीन, आप उस मूवी को देखोगे, पूरा इतना अच्छा फिल्म आया है उस मूवी, आप देखोगे आपको रोना आ जाएगा। वो छोटी बच्ची कहते अरे मम्मी जल्दी उठो, अरे नाश्ता खत्म हो जाएगा वरना मैं फिर क्या खाऊंगी। फिर कहती है बेटा तू अब जेल में नहीं है, अब वो घंटी बजती है तो वास्तव में बाहर क्या है, नाश्ता। वो लड़के कहते देखो मैंने कहा था ना नाश्ता आया है। हालांकि प्रारूप दूसरा है बहुत, मैंने कल रात को ही देखी थी। ये सेंसिटिव मूवी होती है बेटा, इनको भी देखा करो, इससे ह्यूमैनिटी का एंगल आता है। यहाँ चला दूँ तो यहाँ कैसे चलेगी, इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह थोड़ी। टाइम मिले तो उसको देखना,
अच्छी हुई है। चलो आगे लिखो बेटा, क्या लिखा आपने? जिज्ञासा प्रवृत्ति की कल्पना शक्ति में प्रबलता। आगे लिखो, बालक में लिबिडो प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। बालक में कल्पना शक्ति में प्रबलता हो गया। फिर लिखो, बालक में लिबिडो प्रवृत्ति प्रकट होने लगती है। बालक में लिबिडो प्रवृत्ति क्या होती है? प्रकट होने लगती है। फिर लिखो, संग्रह करने की प्रवृत्ति। अब ये मत कहना सर बाल्यावस्था है, मुझे भी पता है बाल्यावस्था की विशेषता है ना, मैं आगे जो लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। विकसित होने लगती है और हो जाती है में अंतर है। आपने लिख रहे? अच्छा, बालक में, हाँ सुनो मैं अभी बता देता हूं। संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, ये तो होगा बाल्यावस्था। और संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, ये किसका है? हाँ, तो बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। आगे लिखो, बालक दूसरे शिशुओं में रुचि लेता है। क्या हो गया भाई? क्या मिल गया ऐसा? कोई अच्छा मैसेज आ गया दिखा है मोबाइल पे? प्रयासों को सफलता मिल गई दिखा है, बधाई हो। बालक दूसरे शिशुओं में रुचि लेता है। अब जो तुम रुचि वाली बात करो वो रुचि नहीं लेता है ना? मतलब छोटा बच्चा दूसरे शिशुओं के साथ खेलना शुरू कर देता है। आई बात समझे? अब दूसरे शिशुओं में रुचि और विपरीत लिंगी आकर्षण में अंतर है। छोटा बच्चा लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं करता है। 5 साल तक का बच्चा लड़की के साथ भी खिलौनों से खेल लेता है और लड़के के साथ भी, लड़की भी लड़के और लड़के दोनों के साथ खेल लेती, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे को लैंगिक भेद का पता नहीं होता है। ये स्टेटमेंट लिख रखा है कईयों ने कि विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है या विपरीत लिंगी में इंटरेस्ट लेता है, ये गलत है। लड़का लड़की और लड़के दोनों के साथ खेलता है खिलौनों से, तो ये हो गया दूसरे शिशु में रुचि। अब दूसरा शिशु लड़का भी हो सकता है और, लेकिन अगर आप ये कह दो कि विपरीत लिंगी में रुचि, इसका मतलब पर्टिकुलर क्या हो जाएगा कि लड़का लड़की के साथ ही खेलना पसंद करेगा, लड़की लड़के। ये गलत कंसेप्ट डाल रखा है कईयों ने। किशोरावस्था में विपरीत लिंगी आकर्षण का कंसेप्ट बिल्कुल सही आएगा, बाल्यावस्था में समलिंगी का सही आएगा, लेकिन शिशु अवस्था में दूसरे शिशु में रुचि होती है, ना कि विपरीत लिंगी या समलिंगी। ठीक है, आगे लिखो, बालक अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास करता है। बालक अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास करता है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास करता है। फिर लिखो, बालक में नैतिकता का अभाव होता है। बालक में नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। बालक ना तो नैतिक हो, ना तो सामाजिक होता है। बालक ना तो क्या होता है? सामाजिक होता है, और ना ही असामाजिक होता है। ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। एक तुम आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना एक बार, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे वो छोटे वाला बच्चा कहाँ गया? अरे वो तो ना, नहीं छोटे वाला, छोटा चाहिए। आप आ जाओ एक बार, तुम आ जाओ, एक और आ जाओ। वो नहीं आया क्या जहाँ बैठता हो? आ जाओ आ जाओ।
तुम आ जाओ, तुम ध्यान से देखना, पेन देना बेटा, ठीक, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ। ओके, अब ध्यान से देखना, मेरे पास केवल 2 फ्रूट्स हैं, केले हैं, संतरा है या चॉकलेट्स हैं। क्लियर? ध्यान दो बेटा, ये शिशु अवस्था का बालक है, मैंने इसको दोनों ये जो फ्रूट्स हैं इसको दे दिए, समझ लो यार, हाँ दोनों इसको दे दिए। ये इसका बड़ा भाई है बाल्यावस्था का, इसने कहा एक मुझे दे दो, क्या देगा? क्या क्या नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें नैतिकता का विकास नहीं हुआ। क्लियर है? अब ये दोनों केले इसके पास हैं, दोनों फ्रूट्स क्या है, और इसने एक मुझे दो, एक क्या दो? मुझे दो। एक दे देगा कि नहीं दे देगा? लेकिन अगर इसके पास में एक ही फ्रूट्स है तो बताओ देगा क्या? नहीं देगा। आधा ही केला है तो ऐसे जीभ के चटवा देगा, एल है। आगे सुनो, हाँ एक केला है तो ये इसको नहीं देगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, लग जाएगी। इसमें नैतिकता का क्या है? अभाव। अब सुनो, 2 केले थे तो एक दिया कि नहीं दिया? तू रुक जा। 2 थे तो क्या दिया? एक दिया कि नहीं दिया? लेकिन एक है तो नहीं दिया। इसका मतलब इसमें नैतिकता का विकास होने लगा है। पॉइंट ध्यान से समझना, नैतिकता का विकास होने, समझ में आएगी बात? ठीक है। अब ये दोनों फ्रूट्स किसके पास हैं? किशोरावस्था के बड़े भाई के पास हैं। अब इसने मांगा और एक इसने मांग लिया, इसका मतलब इसमें नैतिकता का पूर्ण विकास हो गया है। क्लियर है नैतिकता का कंसेप्ट? ठीक है, तुम दोनों चले जाओ, तुम रुक जाओ, तुम दोनों चले। वो पेन किसका है? इसका ही था क्या? ये लो। अब दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा था क्या, कि ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। कहाँ से हो लाला? जेतारण ब्यावर से, अजमेर भिलवाड़ा। पापा क्या काम करते हैं? टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मम्मा क्या काम करती हैं? घर पे है ना। पड़ोस भी होगा तुम्हारे घर में? हाँ। अब मान के चलिए इसकी उम्र 3-3.5 साल की, शिशु अवस्था के बालक की बात कर रहे हैं, शिशु अवस्था चल रही है, अभी कोई वो नहीं संभाल। अरे बेटा तू ऐसे मत कर, तेरे कुछ और मन में आ जाएगा, तुझे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं करते हैं ना, तो फिर यूँ करेगा है ना, फिर ठीक है। हाँ, ज़्यादा नहीं। तो ये अपने घर पर खेल रहा है और इसके पास प्लास्टिक का बैट, प्लास्टिक की बॉल होती है, क्योंकि सबसे पहला गिफ्ट बुआ जी की तरफ से, अरे ध्यान दो, हाँ बुआ जी की तरफ से या किसी भी अपने जो बुआ वगैरह होती है ना, पहला गिफ्ट वही 25-30 रुपए का प्लास्टिक का बैट और उसके साथ एक बॉल आती है, वो गिफ्ट मिलता है छोटे बच्चों को। और भाई साहब ये उस बैट को लेकर इधर मार रहा है, इधर मार रहा है ना, और प्लास्टिक की गेंद को घुमा रहा है इधर उधर। अब इसकी बॉल, इसने कई तो लगे ही नहीं चांस, एक बॉल लगी और बॉल उछलकर टप्पा खा के और इसकी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गिर गई। अब आंटी के यहाँ गिर गई तो ये बॉल लेने गया, तो ये ऐसे जाता है बॉल लेने, ऐसे गया और इसने अपना गेट खोला और अपनी बॉल उठाई। तो क्या इसने अपनी आंटी से पूछा कि मियाँ कम इन आंटी? नहीं पूछा ना। इसका मतलब बच्चे में सामाजिकता, समझ में आएगी बात? तो बालक सामाजिक नहीं हुआ ना। आगे सुनो, अब मान लीजिए ये यहाँ तो सामाजिक नहीं हुआ, लेकिन इसकी और इसकी
आंटी की, मतलब इसकी मम्मी और इसकी आंटी की आपस में नहीं बनती है, और इसका कारण इसके पापा है। इसका कारण क्या है? इसके पापा है। समझ में आ गई बात? और जैसे ही ये इंटर करके अंदर गेट में घुसा और आंटी ने देखा इसको, अच्छा तो भाग यहाँ से कैसे आया है? तो भाई साहब ये क्या करेगा, आंटी से लड़ता है या नहीं? नहीं लड़ेगा, और अपने नीचे वाला होठ ये किया और चुपचाप ढह देने से गया, रोता हुआ अपने बाहर आ जाएगा। क्या वो लड़ा? क्या इसका मतलब ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक होता। क्लियर? ठीक है, हो गया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कल करेंगे बेटा।